हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ राज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डब्ल्यू पुलिस एसआई और कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 7 कवर करने वाले हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पूछा जाए। और एक चीज़, यदि आप लोग इस वीडियो का PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF नोट को डाउनलोड करने के लिए और रेगुलर वे में क्विज टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को और देखते हैं आज के सेशंस का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। हु इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस: दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, MG रानादे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दादा भाई नौरोजी, जिनको हम लोग जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 4 सितंबर 1825 को, और ये भारत का सबसे पहला आदमी था जिन्होंने सबसे पहले नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने वाला पहला व्यक्ति, इन्होंने नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था 1867 को। इनको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। और एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिस थ्योरी को हम लोग जानते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम से। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखा है जिसको हम लोग जानते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 48 मोर देन 22 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। एक संख्या का वर्ग स्वयं के 22 गुने से 48 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि जो नंबर है हम लोग के पास में वो है x। अब क्वेश्चन हम लोग से ये बोल रहे हैं द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अर्थात x स्क्वायर। ठीक है, इज 48 मोर देन, 48 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 22 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। 22 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ का मतलब होता है 22x। 22x से ये जो नंबर है ये कितना ज़्यादा है? 48 ज़्यादा है। अब हम लोग के पास में ये इक्वेशंस बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा x का मान। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस को उठाएंगे और यहाँ पर x के बदले ऑप्शंस को प्लेस कर देंगे। तो फिर यहाँ से भी हम लोग ऑप्शन से चेक करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 22x, इस 48 को इधर लाएंगे तो ये माइनस 48 इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे। तो ये 48 को दो नंबर में इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 48 होना चाहिए, और जो सम होगा वो -22 के बराबर होगा। तो नंबर क्या क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो ये 24 × 2, 24 × 2 48, -24 + 2 करेंगे तो क्या होगा, ये 48 होगा, और -24 + 2 क्या हो जाएगा? -22। तो हम लोग इस प्रकार से ब्रेक करेंगे। देखिए x स्क्वायर माइनस 24x + 2x, 24 × 2 क्या होगा? 48, 24 - 2 क्या होगा? ये आपको -22। ठीक है, -48 इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 0 के बराबर आएगा। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ से हम लोग लेंगे कॉमन किसको? x को। तो ये x -24, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लेंदी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को समझाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये x -24। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग के पास में दो रूट है x का। एक तो है x -24 और है आपका दूसरा x + 2। बात क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर प्लस वाला वैल्यू तो कंसीडर नहीं कर सकते, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 24। ये x क्या होगा? नंबर x इज 24, x इज इक्वल टू 24 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग 24 बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 25 को 2 बार लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 24। ऐसे तो आप लोग इस 24 को यहाँ पर ऑप्शंस पे इस इक्वेशंस में लगा के भी डायरेक्टली चेक कर सकते थे, और इसको ऐसे ही करना होता है एग्जाम में। ठीक है, आप लोग को डायरेक्टली चेक करना होता है। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और बी स्टिंग्स लिप्स एंड एसिड्स व्हिच कॉजेस पेन एंड इरिटेशंस, द इंजेक्टेड एसिड इज। मधुमक्खी का डंक एक एसिड छोड़ता है जिससे दर्द और जलन होती है, हमें बताना है उस इंजेक्टेड एसिड का नाम।
ऑप्शंस एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और मैथनोइक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मैथनोइक एसिड, जिसको हम लोग जानते हैं फॉर्मिक एसिड के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको? फॉर्मिक एसिड के नाम से। देखिए, द एसिड इन बी स्टिंग्स इज फॉर्मिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज मैथनोइक एसिड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टाइम इन वॉक का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है टाइम इन वॉक में। तो क्वेश्चंस क्या है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वॉक इन 20 डेज, बी इन 40 डेज। दे बिगैन टू वॉक टुगेदर बट 10 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वॉक ए लीव्स ऑफ। इन हाउ मेनी डेज इज द वॉक कंप्लीटेड। ए किसी काम को 20 दिनों में खत्म कर देता है और बी उसी काम को करने के लिए 40 दिन का समय लेता है। दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने के 10 दिन पहले ही ए काम को छोड़ देता है। तो हम लोग से पूछा गया है कि काम कितने दिनों में खत्म होगा। अब देखिए यहाँ पर काम खत्म होने के 10 दिन पहले काम को छोड़ दिया है ए ने। तो जब कोई आदमी काम खत्म होने के 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या 20 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो उस केस में उस आदमी को काम में लगवाना है, यानी कि उसको उससे काम करवाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 दिन पहले ए काम को छोड़ रहा है, तो हम लोग ए को 10 दिन के लिए काम में लगवाएंगे। तो वो काम कितना करेगा वो हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कि ए किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर देता है? 20 दिनों में खत्म कर देता है। बी इसी काम को करने के लिए कितने दिन का समय लेता है? 40 दिन का समय लेता है, लेकिन पहले खुद से करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर यदि मैं टोटल काम की बात करूँ तो टोटल काम कितना होगा? दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा। ये टोटल काम है। 1 डे वॉक दोनों का हम लोग को निकालना है। सबसे पहले 1 डे वॉक, एक दिन का काम ए और बी का क्या क्या होगा हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए एक दिन में 2 काम करता होगा और बी एक दिन में 1 काम करता होगा। ठीक है, अब ए ने 10 दिन आगे काम को छोड़ दिया, काम खत्म होने के 10 दिन आगे काम छोड़ दिया। अगर एक काम नहीं छोड़ता तो और कितना काम कर देता? वो देखिए, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 10 दिन तक और काम करता तो वो कितना काम कर देता? 20 काम और कर देता। क्लियर? और हम लोग के पास में जो कुल काम होता है, यानी कि टोटल वर्क होता, टोटल वर्क हम लोग के पास में कितना होता? देखिए, एक काम नहीं छोड़ता तो वो और 20 काम एक्स्ट्रा कर देता ना। और ये मैंने टाइम इन वॉक में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, आप लोग टाइम इन वॉक की वीडियो को देख सकते हैं जाके, वहाँ पर मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। अब देखिए, 10 दिन आगे काम को छोड़ रहा है ए, यदि वो काम नहीं छोड़ता तो हम लोग के पास में ओवरऑल 40 + 20 कितना काम हो जाता? एक्स्ट्रा, ओवरऑल 20 एक्स्ट्रा काम होता और ओवरऑल हम लोग के पास में होता 60 काम। और इस 60 काम को दोनों मिलके करता कौन? आपका ए और बी मिलके काम करता, यदि एक काम को 10 दिन आगे नहीं छोड़ता तो देखिए, अब हम लोग को क्या करना है? ए और बी का टाइम निकालना, और टाइम निकालने के लिए हम लोग को चाहिए टोटल काम डिवाइडेड बाई एक दिन का काम, 1 डे वॉक। क्लियर? 1 डे वॉक। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 60 हम लोग के पास में टोटल काम है। अब इस टोटल काम को हम लोग एक दिन के काम से भाग कर देंगे, लेकिन याद रखना अब ये काम कर रहा है ए + बी दोनों मिलके कर रहा है, और ए और बी एक दिन में 2 + 1 कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो 60 काम करने के लिए कितना दिन का समय लगेगा? 20 दिन का समय लगेगा। तो बताइए काम कितने दिनों में खत्म होगा? काम खत्म होगा आपका 20 दिनों में। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का। आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लेकिन याद रखना है आप लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो लेटर का तो बहुत बढ़िया, आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, देखिए हम लोग के पास में फर्स्ट लेटर है बी, नेक्स्ट इधर में देखिए बी डी जी के, हम लोग इसको देख लेते हैं बी डी जी के। अब नेक्स्ट लेटर क्या आएगा यहाँ पर हम लोग ये चेक करने की कोशिश करते हैं। बी का न्यूमेरिकल कोड होता है 2, डी का 4, ये 7, ये 11। आप लोग को पता होना चाहिए, मेंटली कैलकुलेट करना होता है। अब बताइए 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 क्या होता है? 15। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैप है 2 का, यहाँ पर कितने का गैप है? 3 का, यहाँ पर कितने का गैप है? 4 का। अब नेक्स्ट जो गैप होगा वो कितने का होगा? 5 का। 11 और 5 कितना होगा? ये 16। अब 16 का जो लेटर कोड होगा वो क्या होगा बताइए? 16 होता है आपके पी के बराबर। किसके बराबर? पी के बराबर, यानी कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? पी होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ये तो आंसर होने वाला नहीं है। ठीक है, अब सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग के पास में जेड के बाद में वाई एक्स डब्ल्यू, तो नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा? भी आएगा, यानी कि जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो पी भी होगा। ठीक है, अब हम लोग के पास में क्यू और आर में से कोई एक आंसर होगा, तो हम लोग वो देख करेंगे। ठीक है, ए ई आई एम। अब देखिए हम लोग के पास में क्या है? नेक्स्ट ए, नेक्स्ट क्या हम लोग के पास में? थोड़ा सा मैं इसको मिटा के दिखा देता हूँ आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग के पास में देखिए ए ई, ए का न्यूमेरिकल कोड होता है 1, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13। क्लियर? एम मतलब होता है 13। अब 13 और
4 कितना होगा 17 मीन्स क्यू। पी भी क्यू आप लोग चेक कर लेना, पी भी क्यू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, लेकिन खुद से कोशिश करना है सॉल्व करने की। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए पहले, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शंस, द वाइस प्रेसिडेंट, द स्पीकर, द प्रेसिडेंट और पीएम। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका द स्पीकर, अर्थात स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो ज्वाइंट सीटिंग होता है पार्लियामेंट का, इसको कॉल कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 108 में। लेकिन इसको प्रिसाइड कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, ब्रॉड रिलेशंस का क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चंस को मेंटली भी डील कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सॉन इज डीज ब्रदर, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। देखिए ए और बी क्या है, ब्रदर से, ठीक है। ए और बी ब्रदर से, ब्रदर से तो दोनों ही क्या है, मेल है, तो मेल को हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। सी एंड डी आर सिस्टर्स, सिस्टर्स से, फीमेल है तो हम लोग माइनस साइन से डिनोट करेंगे। ए सॉन इज डीज ब्रदर, अब यहाँ पर ये साफ साफ बोल दिया गया है कि जो ए का बेटा है, ए का बेटा यानी कि ए का सॉन, ए सॉन, ये बोला गया है कि ये डी का क्या है, ब्रदर से, डी का ब्रदर से। लेकिन हम लोग को पता है कि जो डी है ये फीमेल है, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस साइन से डिनोट कर रहा हूँ। और डी और सी क्या है, सिस्टर से। क्लियर है, डी और सी क्या है, सिस्टर से, तो मैंने यहाँ पर माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया। और हम लोग को ये साफ साफ पता लग गया कि ए का बेटा डी का भाई है, इसका मतलब डी कौन है, ए का क्या है, बेटी है, ठीक है। सी कौन है, सी भी बेटी है। अब ए और बी ब्रदर से, इसका मतलब जो बी है वो बी सी का क्या लगता है बताइए। अब क्वेश्चन तो यही पूछा है ना हम लोग से, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी, तो बी तो अंकल है किसका, सी का, क्योंकि जो बी है वो ए का भाई है और जो सी है वो ए की बेटी है। इसका मतलब क्या होगा कि जो बी है वो क्या होगा, बी इज़ द अंकल ऑफ सी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात आई समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। सीरीज का क्वेश्चन से, सिंपल क्वेश्चन से, देखिए क्वेश्चंस क्या है, 198 कोमा 194 कोमा 185 फिर 169। हम लोग को बताना है कि इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा। तो देखिए जब भी सीरीज़ के क्वेश्चंस आए, आप लोग को सबसे पहले काम ये क्या करना होता है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो गैप है उसको चेक करना होता है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गैप चेक करेंगे। तो गैप कितने का है यहाँ पर 4 का गैप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गैप कितने का है, यहाँ पर गैप है 9 का। यहाँ पर गैप कितने का है, यहाँ पर गैप साफ साफ दिख रहा है, ये 16 का गैप है, ठीक है। और हम लोग को पता है कि ये जो 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। यहाँ पर किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो अब जो नंबर आएगा नेक्स्ट, जो गैप आएगा वो कितने का आएगा, 5 का स्क्वायर, अर्थात कितना, 25 का गैप आएगा। बताइए अब 169 में से हम लोग क्या करेंगे, नंबर डिक्रीजिंग सीरीज में, जो सीरीज है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम लोग क्या करेंगे 169 में से 25 को घटा देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 - 5 4, 6 - 2 4, तो ये आ जाएगा आपका 144, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है, आप लोग सोचिए खुद से, एक बार करने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो 9 दिख रहा है यहाँ पर, ये 9, ये वाला 9 है आपका 3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो 3 का स्क्वायर है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है, 3 में से इस 6 को ऐड कर देंगे, स्क्वायर से जो स्क्वायर नंबर था उसको हटा दिया, तो 3 + 6 क्या बनेगा, ये 9 बनेगा, ठीक है। यानी कि ये 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 + 6 क्या आएगा, ये 9 के बराबर आएगा। जो 25 है ये होता है आपका 5 का स्क्वायर, 5 में 11 ऐड करने पर क्या होगा बताइए, 5 में 11 ऐड करने पर ये बन जाएगा आपका 16, क्लियर। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो 49 है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 7, तो 7 में हम लोग क्या करेंगे, 13 को ऐड कर देंगे, तो 7 + 13 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20 के बराबर। बात आई समझ में, तो सिंपल था ये, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन का आंसर खुद से देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन करता है।
ऑप्शंस आर्टिकल 44, आप लोग को याद रखना है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 51 की बात करें तो ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। और आर्टिकल जो 45 है ये अर्ली चाइल्डहुड केयर होता है आपका, स्पेशली जो स्टेट्स होता है वो क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, देखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, जो 6 ईयर से नीचे जितने भी बच्चे उसको क्या करता है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर देता है। 6 वर्ष से नीचे जितने भी बच्चे उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आर्टिकल 45 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। तो आर्टिकल 51 ये क्या करता है, प्रोमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, द हिस्टोरिक डांडी मार्च ऑफ गांधी बिगेन ऑन, गांधी जी का जो ऐतिहासिक डांडी मार्च था ये कब शुरू हुआ था। ऑप्शंस 31 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 12 मार्च 1930। याद रखना है डांडी मार्च को हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो शुरू हुआ था ये आपका 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में। तो देखिए महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, डांडी मार्च भी बोलते हैं। और याद रखना है आप लोग को और एक चीज़, ये जो डांडी मार्च था ये एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अर्थात सविनय अयोग्य आंदोलन का एक क्या था, ये भाग था, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था ये आपका 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ से कहाँ तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ओवरऑल डिस्टेंस कवर किया था 340 किलोमीटर का, ये आप लोग को याद रखना है। और एक चीज़, गांधी जी द्वारा लिखी गई बुक आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, हिंद स्वराज द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। न्यूज़पेपर की बात की जाए, इंडियन ओपिनियन, जब ये साउथ अफ्रीका में थे तब इन्होंने इंडियन जो न्यूज़पेपर चलाया था वो कौन सा था, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया में देखिए नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, ये सारे के सारे वो न्यूज़पेपर है जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस क्या है, ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 3:2। If 5% of the total profit goes to charity and A share is ₹855, the total profit is। A और B किसी बिजनेस में 3:2 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसमें से क्या होता है कि जो टोटल प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट का 5% किसी चैरिटी में चला जाता है, ठीक है। और ए को कितना शेयर मिलता है, ₹855 ए को शेयर मिलता है। तो हम लोग से पूछा गया है कि टोटल प्रॉफिट क्या है। तो एक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है किसके बराबर, प्रॉफिट होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। ये पार्टनरशिप बिजनेस में आप लोग को ये आना चाहिए। अगर ये आता है तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट होने पर क्या होगा कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही किसके रेशियो के बराबर होगा, कैपिटल के रेशियो के बराबर होगा। या तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही किसके रेशियो के बराबर होगा, प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर कैपिटल का जो रेशियो दिया है, कैपिटल का रेशियो दिया है हम लोग को ए और बी का 3:2, ठीक है। ये ए और बी के कैपिटल का रेशियो दिया है। अब यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, 3:2 के बराबर होगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग को दिया गया है ए का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट कितना है, ₹855 और ए को ये 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। देखिए 5% टोटल प्रॉफिट का 5% चैरिटी पर जाता है। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है ना, मैंने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट है हम लोग के पास में x, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना मान लिया मैंने, x मान लिया। थोड़ी देर के लिए मैं अब देखिए x, इसको मैं डायरेक्टली आप लोगों को समझा रहा हूँ, x मान लिया। टोटल प्रॉफिट है x रुपीज़। अब इस x रुपीज़ में से 5% क्या होता है, चैरिटी पर चला जाता है। तो बचा हुआ क्या होगा, 95% ए और बी के बीच में बटेगा। और ए और बी के बीच में किस रेशियो में बटेगा ये 3:2 में बटेगा ये, ठीक है। अब देखिए ए को कितना मिला, अब ये साफ साफ हम लोग को पता है कि ए को मिला है 3 पार्ट मिला है। कितने पार्ट में, ओवरऑल प्रॉफिट था 3 + 2 5 पार्ट, 5 पार्ट में 3 पार्ट किसको मिला है, ए को मिला है, ठीक है। जो कि कितना है बताइए। अब ये ओवरऑल कितने, देखिए ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, x। अब x में से 5% चला गया तो बताइए x में से 5% तो चैरिटी में चला गया, 5% तो चैरिटी में चला गया x में से। अब बचा हुआ कितना है, 95%,
ठीक है। अब ये 95% ऑफ x में से 3/5 पार्ट किसको मिलता है, ए को मिलता है। और ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है यहाँ पर कितना, देखिए लिखा हुआ है 855 रुपीज़, ये ए का प्रॉफिट है। 855 रुपीज़ ये ए को प्रॉफिट मिल रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है एक्स का मान। एक्स का मान निकालते ही हम लोग के पास में आ जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार, 19 टाइम, 19 से अब देखिए ये कैंसिल होगा कितनी बार, 1976, 19, ओके 19 4 76, 19 5 95, देखिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 15 टाइम्स। इसको कैंसिल कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1500 रुपीज़। ये एक्स क्या है, एक्स है आपका ओवरऑल प्रॉफिट। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1500 रुपीज़ के बराबर। आप लोग को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, और ट्रेडर मिक्सेस 26 kg ऑफ राइस एट ₹20 पर kg विथ 30 kg ऑफ राइस ऑफ अदर वेराइटी एट ₹36 पर kg एंड सेल्स द मिक्सर एट ₹30 पर kg, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। एक व्यापारी है जो 26 किलो चावल को 20 रुपये प्रति किलो की दर से और 30 किलो चावल को अन्य किस्म के 36 रुपये प्रति किलो की दर से मिलाता है और मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब क्वेश्चंस में देखिए हम लोग को निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हम लोग के पास में ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हो और ओवरऑल सेलिंग प्राइस हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग जानेंगे कि हम लोग के पास में 2 टाइप के राइस हैं यहाँ पर, और जो फर्स्ट टाइप का जो राइस है उसका प्राइस है 20 रुपीज़ पर kg। कितना है, 20 रुपीज़ पर kg, और क्वांटिटी कितना है, 26 kg, ठीक है। तो देखिए 26 kg क्वांटिटी है और 1 kg का जो प्राइस है ना वो 20 रुपीज़ है। तो यहाँ से मेरा जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा, 520 रुपीज़ के बराबर आएगा। अब जो नेक्स्ट टाइप है और जो नेक्स्ट वेराइटी है उसमें मेरा जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो कितना है, 30 kg। क्लियर, क्योंकि 26 kg और 30 kg को क्या किया है, यहाँ पर मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में इसको बेचा गया है, ठीक है। और बेचा किस में गया है, 30 रुपीज़ पर kg पे। अब देखिए कि 30 kg का जो प्राइस है पर kg का वो कितना है, 36 रुपीज़ पर kg है। यहाँ पर 1 kg का प्राइस कितना है, 36 रुपीज़। तो यहाँ से यदि मैं ओवरऑल कॉस्ट की बात करूँ, 30 kg जो सेकेंड वेराइटी है तो उसका जो प्राइस आएगा वो 1080 के बराबर आएगा। क्लियर। यदि मैं यहाँ से ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकालूँ तो मेरे पास में जो ओवरऑल क्वांटिटी होगा 56 kg का होगा, ठीक है। और ये 56 kg का जो ओवरऑल प्राइस बन रहा है वो कितना बन रहा है, कॉस्ट प्राइस 1600 रुपीज़। अब इसको बेचा गया है, दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में 30 रुपीज़ पर kg पे बेचा गया। अब बताइए जो मिक्सर का जो सेलिंग प्राइस है मिक्सर का वो कितना है, बताइए। मिक्सर का सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज़ पर kg। क्लियर, 30 रुपीज़ पर kg। अब देखिए 30 रुपीज़ पर kg मिक्सर का सेलिंग प्राइस है और मिक्सर कितना है, 56 kg तो है ना। बताइए यदि मैं यहाँ से ओवरऑल सेलिंग प्राइस की बात करूँ, टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूँ, टोटल सेलिंग प्राइस की, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, टोटल सेलिंग प्राइस होगा, देखिए 1 kg का प्राइस जो है ना वो कितना है, 30 रुपीज़, ठीक है। और ओवरऑल कितना है, 56। तो यहाँ से ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 1680। बात क्लियर है। अब हम लोग को निकालना है लाभ परसेंटेज। तो साफ साफ दिख रहा है कि 1600 रुपये में ख़रीदा था और इसको बेच रहा है कितने में, 1680 रुपये में। लाभ कितने का हुआ, 80 रुपये का, और ये 80 रुपये का लाभ किस में हुआ, 1600 रुपये में। तो लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट बाई CP इंटू क्या होता है, ये 100 होता है। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, तो 16 से 80 को भाग करने पर कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो लाभ परसेंटेज क्या होगा, 5%। इसको हम लोग मेंटली भी कर सकते थे, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिटेल में दिखाने की कोशिश की है। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन से ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप को किसने खोजा है। ऑप्शंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंड स्टेनर और पॉल बिलार्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लैंड स्टेनर। क्या होगा, लैंड स्टेनर, यानी कि ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया है, लैंड स्टेनर, ठीक है। अगर हम लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने किस चीज़ को खोजा है, किस चीज़ को डिस्कवर किया है, पेनिसिलिन को। किसको, पेनिसिलिन को, ठीक है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। पॉल बिलार्ड, गामा रेज, आप लोग को याद रखना है, पॉल बिलार्ड क्या, गामा रेज। गामा रेज को किसने खोजा था,
पॉल बिलार्ड ने। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज ₹15 देन द सम इज। अर्थात सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में 2 साल का जो डिफरेंस है 5% पर एनम के हिसाब से वो कितना है? 15 रुपीज़ का है। तो हम लोग को बताना है कि सम क्या है, यानी कि किस सम पर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 15 रुपये होगा। किस रेट से? 5% से। तो हम लोग को सम निकालना है। तो आप लोग एक फॉर्मूले याद रख सकते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्मूले का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, डी इंटू 100 स्क्वायर। ठीक है, डी इंटू 100 स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर। यदि आप लोग को ये फॉर्मूला पता है तो आप लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला के यूज़ करके भी आंसर निकाल सकते हैं। बात आई समझ में? लेकिन जब मैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो फिर उस समय मैं आप लोगों को डायरेक्टली कैलकुलेट करना सिखाऊंगा ये कैसे किया जाता है। तो डी, देखिए डी का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 15 रुपये। ठीक है, इंटू 100 का स्क्वायर मतलब होता है 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। क्लियर? पी इक्वल टू पी है, पी तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 5, क्योंकि रेट 5 दिया है। तो देखिए 5 से अब ये कितनी बार कैंसिल होगा? 3 टाइम्स। क्लियर? अब ये 5 से कितनी बार? 20 टाइम्स। तो बताइए ये 20 टाइम्स होगा, तो 20 इंटू 3 कितना होगा? 60। अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना हो जाएगा? 6000। बात क्लियर है? तो प्रिंसिपल कितना होगा? 6000 होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो को पॉज करना है और आंसर खुद से करने की कोशिश करना है। पहले क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किसको गर्म करके बनाया जाता है? ठीक है ना। ऑप्शंस ग्रेफाइट, जिप्सम, जिंक और लीड। तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जिप्सम्स। जिप्सम्स को हीट करके क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम्स और कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेटेड टू अबाउट 140 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, 80 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, सॉरी जिप्सम्स को। किस चीज़ के लिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऑब्टेन करने के लिए। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? ऑफ द 1000 इनहैबिटेंट्स ऑफ ए टाउन, किसी टाउन में कुल कितने लोग हैं? 1000। ठीक है, 60% आर मेल हुम आर 20% लिटरेट। इफ ऑल द इनहैबिटेंट्स 25% आर लिटरेट देन व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल्स ऑफ द टाउन आर लिटरेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी टाउन में ओवरऑल कितने इनहैबिटेंट हैं, कितने निवासी है वहाँ पर? 1000, जिसमें से 60% क्या है? मेल है। अब देखिए 60% मेल और फीमेल है। ठीक है, हम लोग देखते हैं मेल और फीमेल। पहले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। देखिए क्या है कि 60% मेल है। 60% 1000 का कितना होगा? 600। 600 मेल है तो बचा हुआ फीमेल होगा 400। ठीक है ना, 1000 में 600 क्या है? 60% मतलब 600 मेल, तो 400 क्या हो जाएगा आपका? फीमेल। ऑफ हुम 20% आर लिटरेट। अब देखिए लिटरेट की बात की जाए तो यहाँ पर कितना होगा बताइए? लिटरेट कितना है? लिटरेट बोल दिया है 20%। अब 600 का 20% क्या होगा बताइए? 120 होगा या नहीं होगा? 600 का 20% होगा आपका 120। ठीक है, तो 120 आपका क्या हो जाएगा? लिटरेट हो जाएगा। क्लियर? लिटरेट कितना है? 120। अब आगे पढ़िए। इफ़ ऑल द इनहैबिटेंट्स, अगर पूरे इनहैबिटेंट्स की बात की जाए तो 25% आर लिटरेट। और पूरे में कितने परसेंट लिटरेट है? पूरे मतलब 1000 में, ओवरऑल 1000 इनहैबिटेंट्स जिसमें से 25% लिटरेट है। 25% लिटरेट का मतलब होता है 250 क्या लिटरेट है। बात क्लियर है ना? 250 लिटरेट है, जिसमें अब देखिए टोटल 250 लिटरेट है और टोटल लिटरेट में से 120 मेल लिटरेट है। अब हम लोग से क्या पूछा गया है? देखिए देन व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल ऑफ द टाउन आर लिटरेट। अब कितने परसेंट फीमेल टाउन पर क्या है? लिटरेट है। अब आप लोग खुद बताइए कि ओवरऑल मेल और फीमेल में कुल लिटरेट कितने? क्योंकि टोटल में 250 लिटरेट है। ठीक है, जिसमें से 120 कौन है? मेल है। अब हम लोग को फीमेल निकाल लो तो फीमेल कितना लिटरेट होगा बताइए? फीमेल का लिटरेट निकालो तो टोटल नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल कितना होगा? 250 में से यदि मैं 120 को घटा दूँ तो ये 130 आ जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ फीमेल लिटरेट। बताइए समझ में? क्लियर है? तो कितने फीमेल लिटरेट है? 130। अब 130 लिटरेट है, हम लोग को निकालना है लिटरेट परसेंटेज फीमेल का। तो
तो 130 लीटर है कितने में, 400 में। क्लियर। तो 100 में कितना होगा, अब इसको यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 0 0 0 0 कैंसिल, तो अब यदि मैं इससे इसको भाग लगा दूँ तो ये 4 3 से 12 बचा यहाँ पर क्या 1, 4 2 से 8, 4 5 से 20, यानी कि 32.5% क्या होगा, फीमेल का लिटरेट परसेंट हो जाएगा। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो को पॉज करना है, आंसर खुद से देने की कोशिश करना है क्वेश्चन नंबर 18 को। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसोफर्स फूल। निम्नलिखित में से दार्शनिक की ऊन अर्थात फिलोसोफर्स फूल किसे कहा जाता है। ऑप्शंस जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जिंक ऑक्साइड। जो फिलोसोफर्स फूल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। बात क्लियर है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जिंक ZnO इज कॉल्ड फिलोसोफर्स फूल और जिंक ऑक्साइड। बात आई समझ में। और ZnO इसको क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, साइलेंट वैली मूवमेंट टू प्लेस इन। जो साइलेंट वैली आंदोलन था ये कहाँ पर हुआ था। ऑप्शंस राजस्थान, उत्तराखंड, केरला और मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका केरला में। ठीक है ना। और ये जो मूवमेंट हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, ये हुआ था आपका 1973 में। डेट भी याद रखना है क्योंकि लास्ट ईयर WBCS में पूछा गया है कि साइलेंट वैली मूवमेंट कब हुआ था। ये आप लोग को डेट याद रखना है, 1973 आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था आपका 1973 में। कहाँ पर, अब देखिए ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, केरला के। ये भी आप लोग को देखना है, ये पालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। क्लियर। तो ये मूवमेंट कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, केरला में। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है वो किसकी स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शंस प्लानिंग कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल्स, रिवर वाटर्स ट्रिब्यूनल और फाइनेंस कमीशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 280, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये फाइनेंस कमीशन अर्थात वित्त आयोग की स्थापना का क्या ये प्रावधान है। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग को कोड दिया है CABLE केबल। केबल को कैसे कोड किया गया है, XZYOP। ध्यान से देखना यहाँ पर क्या किया गया है। पहले तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाइए। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो C का अपोजिट होता है ना वो X होता है, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, L का अपोजिट O और E का अपोजिट क्या होता है, B होता है। यानी कि सारे के सारे जो लेटर यहाँ पर है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से Y का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, B होगा। तो फर्स्ट B, फिर Z का अपोजिट होता है A, X का अपोजिट होता है C और P का अपोजिट होता है K। आप लोग को ये आना चाहिए, अपोजिट लेटर एकदम लिप्स में होना चाहिए। ये सब लेटर का न्यूमेरिकल कोड, अपोजिट लेटर्स, ठीक है, ये सारे के सारे आप लोग को पता होना चाहिए, तभी जाके आप लोग क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर B, बैक। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स गिव्स द सेम रीडिंग इज। किस तापमान पर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल होते हैं वो समान रीडिंग अर्थात सेम रीडिंग देता है। ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहाँ पर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल है जो दोनों ही क्या देता है, सेम रीडिंग देता है। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस हम लोग को क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, 0.09 होल स्क्वायर माइनस 0.03 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.09 प्लस 0.03। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर दिया है 0.09 इसको मान लेते हैं ये A के बराबर है और हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी सेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, और जो 0.03 है इसको मान लेते हैं ये B के बराबर है। ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बनेगा, अर्थात न्यूमरेटर ये बनेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और नीचे बनेगा A प्लस B। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ये A प्लस B और A माइनस B होगा। ठीक है, A प्लस B इंटू A माइनस B। बात क्लियर है। डिवाइडेड बाई क्या होगा, नीचे क्या है, A प्लस B है। देखिए A प्लस B से A प्लस B कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हम लोग के पास में A माइनस B।
क्या बचेगा a माइनस बी। और a का वैल्यू हम लोग को पता ही है, a तो 0.09 है, 0.09 है, और b कितना है 0.03 है। अब 0.09 में से 0.03 घटाने पर क्या बचेगा बताइए, 0.06, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग यहीं पर कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी, ऊपर में भी a प्लस बी बनेगा। अब बचेगा क्या, a माइनस बी, 0.09 माइनस 0.03, तो बचेगा आंसर क्या, 0.06। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/4 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द नंबर बाई 12, द नंबर इज। एक संख्या के आधे, एक तिहाई और एक चौथाई का योग संख्या से 12 अधिक है, तो हम लोग को बताना है कि संख्या क्या है, अर्थात नंबर क्या है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो नंबर है वो नंबर क्या है, x है। नंबर को हम लोगों ने क्या मान लिया, x। अब इस नंबर का बोल रहा है 1/2 ऑफ x, 1/3 ऑफ x और 1/4 ऑफ x का जो सम है, इनको जोड़ने पर जो सम आएगा वो सम क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं सम। तो सम देखिए तीनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम करने पर देखिए 2 से 6 बार, तो 6x ही होगा। 3 से कितनी बार, 4 टाइम, तो 4 इंटू एक्स 4x, और ये 4 से 3 टाइम, तो 3 इंटू एक्स 3x। तो जो सम आएगा वो 13/12x के बराबर आएगा। ठीक है, 13/12x जो सम आएगा वो सम क्या होगा, नंबर से कितना ज़्यादा है। अब जो क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग से, जो सम है ये 13/12x है, 13/12x से ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, नंबर से। कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई तो करना है, तो 12 इंटू एक्स क्या होगा, ये 12x होगा, तो 13x माइनस 12x, ऊपर में बचेगा x डिवाइडेड बाई 12, और इज इक्वल टू ये क्या होगा, 12 होगा, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 12 क्या होगा, 144। ये 144 क्या है, ये 144 आपका नंबर है जो हम लोग को चाहिए। ठीक है ना, अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रैंक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो देखिए, 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीता। तभी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन से आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते तो जो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है ये समझना जरूरी होता है। और लेफ्ट और राइट वही होता है जो हमारा लेफ्ट हमारा खुद का, ठीक है ना, जो हमारा राइट वो क्वेश्चंस का राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट वो क्वेश्चंस का लेफ्ट होगा। बस आप लोग को ये समझ में आना चाहिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ईजिली कर देंगे। देखिए क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सीमाएँ, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, जो सीमा है वो रानी के लेफ्ट में है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए सीमा, सीमा कहाँ पर है, सीमा रानी के लेफ्ट में, तो इसका मतलब रानी जो है वो राइट में, किसके राइट में, सीमा के राइट में। क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चंस में, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। जो सीमा है वो राइट में है, किसके राइट में, बिंदु के राइट में, तो बिंदु इधर में होगा। देखिए यहाँ पर बिंदु होगा, क्योंकि जो बिंदु है वो लेफ्ट में होगा, किसके लेफ्ट में होगा, सीमा के लेफ्ट में होगा। बात क्लियर है। अब आगे पढ़िए, जो मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, मैरी जो है वो राइट है, राइट में, किसके राइट में, रानी के राइट में, तो मैरी यहाँ पर होगा रानी के राइट में। बात क्लियर है ना। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, रानी के राइट में कौन है, मैरी है। अब रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी, अब रीता इन दोनों के बीच में, यहाँ पर बीच में कौन है, बीच में आपका रीता। बात क्लियर है ना, किसके बीच में, रानी और मैरी के बीच में कौन है, रीता है, क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ रीता। अब रीता के इमीडिएट राइट में कौन है, तो देखिए रीता यहाँ पर है, रीता यहाँ पर है, और रीता के राइट में कौन है, आपका मैरी है। ठीक है, और यही क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका मैरी, और ये डब्ल्यूबी पुलिस में ही पूछा गया क्वेश्चन से 2015 में। बात आई समझ में। तो यहीं तक था आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन। हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर किया कीजिए।